भाई आया सिखा के जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपके हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर आता है, आपके एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी ये चैप्टर जरूर आता है। इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करूं, अकाउंटिंग का मतलब बताऊं, सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं इन महाशय से। तो जहां बिजनेस होगा वहां ट्रांजैक्शंस तो होंगी, हाँ, लेकिन आपको सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस उठानी है, सारी ट्रांजैक्शंस नहीं उठानी। अब एक बिजनेस को खड़ा करने में, एक बिजनेस को मजबूती देने में अकाउंटिंग का क्या रोल है? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। भाई आया सिखा के जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि मैं कहता हूं कि आप शुरू में मत पढ़ा करो, 2-4 प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर को पढ़ा करो, ताकि ये चैप्टर और ज्यादा रेलेवेंट हो जाए आपके लिए। बट खैर, प्रॉब्लम सिस्टम में ये है कि आपका जो यूटी होता है उसमें स्टार्टिंग में ये आता ही आता है, आपके हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर आता है, आपके एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी ये चैप्टर जरूर आता है। तो ये चैप्टर आपके थ्रू आउट क्लास 11th बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सिर्फ क्लास 11th में ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस चीज के स्टूडेंट हो, अगर उस चीज को ही अगर आप नहीं जानते तो किस बात के स्टूडेंट हो भाई आप, है ना? तो भैया, मेरा नाम शिवम लोटवानी और आज मैं आपको सिखाने आया हूं कक्षा 11वीं का एक बेहद खूबसूरत चैप्टर, बड़ा ही बिगिनर लेवल वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। शुरू करें? चलो भाई शुरू करते हैं। जो लाइन मैं हमेशा बोलता रहता हूं, और अगर आपको ये वीडियो एंड तक अच्छी लगे तो एक तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना और नीचे कमेंट जरूर करना कि भाई आया है सिखा के जाएगा। चलिए गाइस, इससे पहले कि मैं अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करूं, अकाउंटिंग का मतलब बताऊं, सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं इन महाशय से, जिनका नाम है ल्यूका पैसियोली, और इनको हम प्यार से फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये अकाउंटिंग के पिताजी हैं। इनको एक बार प्रणाम करेंगे। बाबूजी राम राम। अकाउंटिंग के पिताजी हैं ये। इन्होंने बहुत पहले एक किताब लिखी थी, 1494 में एक किताब लिखी थी इन्होंने, ठीक है ना? ये इटालियन मैथमेटिशियन थे वैसे तो, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था समा दे अरिथमेटिका। इस किताब के अंदर ये थे वो पहले शख्स जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था। डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र करने वाले पहले शख्स थे ल्यूका पैसियोली। हालांकि ल्यूका पैसियोली ये क्लेम नहीं करते कि डबल एंट्री सिस्टम इन्होंने इन्वेंट करा था, ना जी ना, ही वॉज नॉट द इन्वेंटर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बट यस, इन्होंने यूज करा था अपनी उस किताब में, इन्होंने जिक्र किया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। और अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो भैया, हमारे यहां भी चाणक्य ने भी जो किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी ऑडिट, अकाउंट्स, ये सब चीजों का प्रयोग किया गया था। लेकिन हाँ, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर पहली किताब के जनक ये हैं, ल्यूका पैसियोली इनका नाम है। तो ये मुझे लगा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, हालांकि इससे आपकी यूटी में क्वेश्चन नहीं आता। चलते हैं गाइस, ये थोड़ा सा लिखा है इनके बारे में, पढ़ लेना। और आज के दौर में जो आप ये शब्द सुनते हो ना, डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट और क्रेडिट, ये शब्द के निर्माता भी ये भाई साहब ही थे। डेबिट और क्रेडिट शब्द का भी निर्माण इन्होंने ही किया था। हालांकि ये डेबिट और क्रेडिट शब्द दूसरे शब्दों से आते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। आना मेरे साथ लाइव क्लास में, कभी ना कभी जुड़ना। अब सर थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या होती है, क्योंकि ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ऑफ कोर्स। तो अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं आपको एक टीचर के तौर पर समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। अब ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। तो अब मैं आपको बड़े भाई की तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि अकाउंटिंग है क्या, ठीक है? ये जो डेफिनेशन है इस पे आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा देसी आदमी हूं तो थोड़ा देसी भाषा में आपको समझाता हूं अकाउंटिंग क्या होती है। ध्यान से सुनना भैया। अकाउंटिंग वहीं होगी जहां बिजनेस होगा, और जहां बिजनेस होगा वहां होंगी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, है कि नहीं? वहां होंगी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस। बिजनेस होगा तो जाहिर है ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है शिवम भैया, ये भी बता दो। बिल्कुल बताता हूं बेटा, टेंशन क्यों ले रहा है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है? तो जहां बिजनेस होगा वहां ट्रांजैक्शंस होंगी। आपने अगर कोई बिजनेस करा, माल खरीदा, माल बेचा, बिजली का बिल पे करा, वर्कर्स को सैलरी पे करी, ऑडिट कराया, टैक्स पे करा, टैक्स का रिफंड, अरे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं भाई।
तो जहां बिजनेस होगा वहां ट्रांजेक्शन तो होंगी, हाँ, लेकिन आपको सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स उठानी है, सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं उठानी। बिजनेसमैन ने शाम को अपनी दुकान पे ताला लगाया और फिर गर्लफ्रेंड के साथ चाय पीने गया, ये वहां पर जब चाय पीने जाएगा वहां जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो रेलेवेंट ट्रांजेक्शन्स उठानी है, जो हमारे बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है वो उठानी है, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को लेना है सिर्फ, यानी वो ट्रांजेक्शन्स जिनसे हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा हो, जिससे हमारे बिजनेस का कोई ना कोई रिसोर्स चेंज हो रहा हो, कोई एसेट, कोई लायबिलिटी, कोई कैपिटल में फर्क आ रहा हो। तो जहां बिजनेस वहां ट्रांजेक्शन्स, और जहां ट्रांजेक्शन्स वहां याद रखने की एक मजबूरी बन जाती है कि यार ट्रांजेक्शन्स याद नहीं रख पा रहे हम, तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लो, क्या दिक्कत है। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लो आप, बस बेटा रिकॉर्ड जब आप करोगे तो एक सिस्टमेटिक तरीके से करोगे ना, आप कोई अनपढ़ लाला थोड़ी हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन को ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड करोगे कि आज हमने 5,000 का माल खरीदा, आज हमने 15,000 का माल बेचा, ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करोगे। और वही सिस्टमेटिक तरीका बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कहलाता है अकाउंटिंग, ठीक है। वही सिस्टमेटिक तरीका बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का कहलाता है क्या, अरे बोलो ना, उसी को हम कहते हैं प्यार से अकाउंटिंग। क्लियर है बाबा, उसी को हम प्यार से अकाउंटिंग कहते हैं। यह है अकाउंटिंग का मतलब देसी भाषा में। अगर मैं आपकी आंख से आंख मिला के समझाऊं अकाउंटिंग क्या होती है, तो अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक खूबसूरत कला, आर्ट। डेफिनेशन भी वही कह रही है यार, डेफिनेशन भी वही कह रही है। ये वाली जो डेफिनेशन है, वैसे तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन तुम भी बना सकते हो 4 महीने पढ़ के, लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो एआईसीपीए ने दी थी। एआईसीपीए बोले तो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। खैर, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी और इन्होंने कहा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर देखो, अकाउंटिंग में बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे जो अहम चीज है अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड कैसे करोगे? आज मौसम बहुत बढ़िया है, ये रिकॉर्ड करोगे। आज आपके फोन पे 51 मिस कॉल्स आई हैं, ये रिकॉर्ड करोगे। क्या रिकॉर्ड करोगे? तो आप रिकॉर्ड करते हो सर ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, ठीक है। आप किसे रिकॉर्ड करते हो प्यारे बच्चों? ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को। हम ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओके क्यूटी, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने पीछे बताया था, लेन देन, जो हम खुद करते हैं, लेन देन। माल खरीदा, फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, एसी खरीदा बिजनेस के लिए, मोबाइल फोन खरीदा। तो फिर इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स वो जो खुद ही हो जाते हैं। हमने माल मंगाया, वो ट्रक पलट गया, नुकसान हो गया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, चोरी हो गई, इवेंट। अब ये भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि इससे भी हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन वो जो खुद होती है, ट्रांजैक्शन वो जो हम करते हैं, इवेंट वो जो अपने आप हो जाता है। दोस्ती हम करते हैं, प्यार। खैर, ये समझ में आया आपको? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स उठाने आपको, लेकिन कौन से फाइनेंशियल, कौन से ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स उठाने? फाइनेंशियल। अब इसका मतलब क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन तो ये भी है ना कि आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, लेकिन ये दुकान से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन तो नहीं है ना। ट्रांजैक्शन वो जिससे हमारी दुकान, हमारे बिजनेस के किसी रिसोर्स पे फर्क पड़ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पापा की एक दुकान है, पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, दुकान के गल्ले में से पैसा निकालकर, ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें बिजनेस के अंदर, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस के रिसोर्स पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी ट्रांजेक्शन कि पापा ने आपको अपने पर्सनल कैश में से पॉकेट मनी दी, ये फिर पापा बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? और ना सिर्फ रिकॉर्डिंग, बल्कि हमें और भी चीजें करनी होती हैं, जैसे कि क्लासिफाइंग भी करनी है, हमें समराइजिंग भी करनी है, समरी भी लिखनी है ना। फिर हमें रिजल्ट्स को कम्युनिकेट भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है। ये थ्रू आउट चलता रहता है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये था अकाउंटिंग का मीनिंग। अब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लंबी हो जाए। बट हाँ, आपका ये चैप्टर यूटी में आ रहा हो, हाफ ईयरली में आ रहा हो, एनुअल एग्जाम में आ रहा हो, या जनरल आप वैसी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा धागा खोल दूं इस चैप्टर का आपके लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं गाइस। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब फीचर होता है बेटा।
जैसे आपके मोबाइल फोन के फीचर होते हैं ना, इतना मेगापिक्सल कैमरा, इतनी रैम, इतना स्टोरेज, ऐसी अकाउंटिंग के भी फीचर्स होते हैं। यानी अकाउंटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं बेटा, यहां पर मैं आपको अकाउंटिंग के फीचर्स बता रहा हूं, लेकिन मैंने उसी सीरियल में लिखे हैं जिस सीरियल में हम अकाउंटिंग को करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग की प्रोसेस भी हो जाएगी। ठीक है, अकाउंटिंग की प्रोसेस अगर कोई पूछे तो भी आपको यही बताना है, बट सीरियल वाइज बताना है। क्लियर? तो भैया सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर एक हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी इवेंट है, वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है, हमें उसे रिकॉर्ड करना जरूरी है या नहीं है, वो ट्रांजैक्शन और इवेंट हमारे लिए फाइनेंशियल है या नहीं है। तो उसका मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया था। ठीक है, हमने आज 4 लाख रुपए का माल खरीदा, ये एक ट्रांजैक्शन है, हमारे लिए रेलेवेंट है, इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पड़ोसी दुकानदार ने आज अपनी एक और ब्रांच खोली, इससे तुम्हारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट असर तो पड़ेगा क्योंकि कस्टमर टूटेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टली तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि तुम्हारे डायरेक्ट रिसोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर हुई बात? तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सा इवेंट आपके लिए फाइनेंशियल है या नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब एक और चीज, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेटा जहां पर हम खाते बनाते हैं, जहां पर हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप मेरे साथ आगे पढ़ोगे तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में BOA बोल दिया करूंगा। ठीक है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांजैक्शन को ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं कर देते, क्योंकि रिकॉर्ड करने से पहले आपको मेजर करना पड़ेगा ना कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है। मेजर करना पड़ेगा ना बेटा, ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है। अरे भैया रुपए में, डॉलर में आपको पता लगाना पड़ेगा ना ट्रांजैक्शन क्या वैल्यू रखती है। आज अगर मैं आपको बोलूं कि हमने अपने बिजनेस के लिए 2 ट्रक खरीदे, आप फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंटेंट हो और मैं आपको बोलूं हमने आज अपने बिजनेस के लिए 2 ट्रक खरीदे, ऐसे कैसे रिकॉर्ड कर दोगे आप? हाँ, अगर मैं बताता हूं कि 2 ट्रक हमें टोटल 80 लाख रुपए के पड़ गए, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ रहे हो, दोनों बातों में फर्क है। तो हमें मॉनिटरी वैल्यू पता होनी चाहिए, रुपए के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में जो चीज मेजर की जा सकती है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी किसी चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके पिताजी ने आपको 2,000 रुपए पॉकेट मनी दी, आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो करना चाहो तो, लेकिन आपके पिताजी कितना प्यार करते हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको इतनी पॉकेट मनी दी, वो कितना प्यार करते हैं, तो प्यार का कोई मैग्नीट्यूड थोड़ी होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने हैं, लेकिन रिकॉर्ड हम उसी चीज को कर सकते हैं जिसको हम रुपए में माप सकते हैं, जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू है। ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं। तो जो मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के लिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करें भैया? तो भैया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप बनाते हो जर्नल। जर्नल एक किताब होती है, हो सकता है आपने चैप्टर पढ़ लिया हो सकता है जर्नल के ऊपर जो मेरी वीडियो है वो आपने देखी हो यूट्यूब पर। तो जर्नल एक किताब है जिसके अंदर आप ट्रांजैक्शन को पहली बार, जब कोई ट्रांजैक्शन आती है नई नवेली, तो हम पहली बार उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स। ठीक है बेटा, जर्नल या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स में पहली बार हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया करते हैं। फिर रिकॉर्ड हो गई ट्रांजैक्शन, इसके बाद हमें क्लासिफाइंग करनी होती है। तो समझ जाओ प्यारे बच्चों कि मैं यहां पर आपको अकाउंटिंग के फीचर्स बता रहा हूं, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, और एक तरह से अकाउंटिंग की प्रोसेस भी बता रहा हूं। प्रोसेस मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या 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 करना होता है हमें जब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ठीक है जी, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर लिखना। जब आप स्कूल में जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि 2,000 बंदर इकट्ठे बैठे हुए हैं, वहीं सारी पढ़ाइयां चल रही हैं, एक ABCD सीख रहा है और उसके पड़ोस वाला बैलेंस शीट बनाना सीख रहा है। ऐसे थोड़ी होता है यार, क्लासिफिकेशन होता है ना, अलग अलग क्लासेस बनी होती है ना, क्लासेस 11th क्लास 12th क्लास, उसमें भी सेक्शंस, वो क्लासिफाइंग ही है। सिमिलर नेचर को एक जगह पर इकट्ठा करना, सिमिलर नेचर को एक जगह पर इकट्ठा करना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो एक तुम्हारा कस्टमर है राम, वो उधार बड़ा लेके जाता है, तो तुमने उसका खाता खोल दिया ताकि राम से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन आप राम के खाते में रिकॉर्ड करो। खाते को हम अकाउंट बोलते हैं या फिर लेजर बोलते हैं। तो समझ जाओ क्लासिफाइंग कौन सी बुक के अंदर होती है, जिस बुक का नाम है लेजर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लासिफाइंग हमें कहां करनी होती है?
लेजर के अंदर करनी होती है। उसके बाद हमें समराइज करना है, चैप्टर के एंड में समरी देनी है ताकि आसान भाषा में बच्चा समझ पाए। तो ऐसी अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है? अकाउंटेंट। लेकिन अकाउंटेंट अपने लिए नहीं मेंटेन करता, यूजर्स के लिए मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स। किसके लिए? यूजर्स के लिए। मैं आज अगर अकाउंटिंग कर रहा हूं किसी कंपनी की तो अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को तो सैलरी मिल रही है। मैं जो रिकॉर्ड बना रहा हूं वो किसी के लिए रेलेवेंट है, मैं किसी और इंसान के लिए रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं। शायद हो सकता है बिजनेस के ओनर के लिए, या यूजर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको भी आगे चल के। ठीक है बेटा? तो मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं आसान भाषा में उनको समझाऊं। तो आसान भाषा में समझाने के लिए हम क्या करते हैं भाई? हम एक चीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आसान भाषा में चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी हो गया। 4 और 1 5 स्टेप्स हो गए। छठा स्टेप क्या होता है? छठा स्टेप होता है बेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जो भी आपने रिजल्ट्स बनाए हैं उसको आसान भाषा में लिखना। मोटा मोटा हुआ क्या है बस आपको यह बताना, मोटा मोटा हुआ क्या है। तो भैया मोटा मोटा प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आप कैसे समझोगे मेरे अकाउंट्स। अब तुम तो कॉमर्स स्टूडेंट हो, कोई साइंस वाला अगर ये सब पढ़ने लगे तो उसका तो दिमाग चकरा जाएगा, है ना। तो बिल्कुल एक आम आदमी को कैसे समझाऊं मैं कि बिजनेस कैसा जा रहा है। तो आम आदमी को क्या समझ में आता है? प्रॉफिट समझ में आता है, लॉस समझ में आता है। या एक और चीज हम बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं डार्लिंग? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लेते हैं हम। ठीक है बेटे? बैलेंस शीट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी जो स्टेप है वो होता है बेटा कम्युनिकेटिंग। यानी कि रिजल्ट्स जो भी आपने प्रोड्यूस करे हैं उसे कम्युनिकेट कर देना, सामने वाले को पेश कर देना कि ये लीजिए भाई साहब, ये एक प्लेट कड़ी चावल। तो ऐसी अकाउंटेंट क्या करता है? कहता है ये लो जी भाई साहब, ये रही अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, अब इसे जो करना है करो, ऐश करो। तो कम्युनिकेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग। चलें आगे। चलिए गाइस, अरे ये तो क्वेश्चन आ गया। तो मैंने तो कहा ही था ना भाई आया सिखा के जाएगा। देखो यार, इस चैप्टर के ऊपर अगर मैं क्वेश्चंस बनाने बैठूं तो 100 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे जस्ट 1 2 3 4 क्वेश्चंस ही डाले हैं मैंने, ताकि आपको आइडिया लगे कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमसीक्यूज मेनली आएंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नॉट शब्द, क्वेश्चन को अगर आप आराम से पढ़ सकते हो, अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप क्वेश्चन को आराम से रीड कर लो, तो आधा काम वहीं पर आसान हो जाता है आपका। ठीक है बेटा? तो निम्नलिखित में से क्या एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें यह बताना है। तो सबसे पहला, बॉट फर्नीचर फॉर 10,000 फॉर बिजनेस। भाई अपने दुकान के लिए हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, रेलेवेंट है हमारे लिए, रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। पेड सैलरीज टू इंप्लॉइज 5,000, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रेलेवेंट है। तीसरा, पेड सन्स फीस फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, और चौथा, पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस 2,000। दो एग्जांपल हैं, हमने बेटे की फीस पे करी, यहां पर हमने फीस पे करी दुकान के पैसे से और यहां पर हमने फीस पे करी पर्सनल बैंक अकाउंट से। तो भाई साहब पर्सनल बैंक अकाउंट से अगर आप बेटे की फीस पे करोगे तो उससे बिजनेस के किसी रिसोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सी पार्ट इज द आंसर। यही है जो हमारी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारे लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? आ रही है तो आगे चलें। एक और क्वेश्चन कि विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है? अभी पीछे बताया था मैंने, रिकॉर्डिंग लास्ट स्टेप होता है क्या? चल बे चल, झूठ बोल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ समरीज, समराइजिंग लास्ट स्टेप होता है क्या? चल बे चल। चौथा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन लास्ट स्टेप होता है क्या? ना जी ना, कम्युनिकेशन होता है। शिवम भैया ने बताया था कम्युनिकेटिंग इज द लास्ट स्टेप। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेवल थोड़ा अप भी हो सकता है, थोड़ा डाउन भी हो सकता है। तो किताब की रीडिंग बहुत जरूरी है बेटा। मैं आपको ये डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं एनसीईआरटी कवरेज कर रहा हूं, सीबीएसई कवरेज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके स्कूल टीचर कहां तक जा सकते हैं, कितना डीप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं क्या रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो भी किताब आपने खरीदी है उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं बहुत अच्छे से। मैं तो एक वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप टाइम पर यूटी से एक दिन पहले, एक रात पहले भी अगर आप पढ़ो तो इस एक वीडियो को देखकर आप फटाफट अपना एग्जाम दे दो। लेकिन अगर वक्त है तो किताब से लाइन बाय लाइन रीडिंग जरूर करना। ठीक है? चलो भाई
आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य होता है बेटा। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आइए जरा अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यार देखो, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्या, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। बिजनेस में कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी परचेजेस हो रही हैं, तमाम चीजों का बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डे टू डे ऑपरेशन की सारी चीजें, हमारे पास कितना कैश है, कितना हमने परचेज करा है माल, है ना, कितना हमने सेल करा है, कितना हमारा, कितने हमारे डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तमाम चीजें रिकॉर्ड्स में मेंटेन करना, ये हमारा सबसे पहला काम है। दूसरा, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को मदद करना। असल में हमारी मैनेजमेंट टीम जो होती है ना, उनको करनी होती है डिसीजन मेकिंग, उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं बिजनेस के बारे में, अलग अलग तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। तो उनको डिसीजन मेकिंग करने के लिए कौन मदद करेगा। आज अगर हमारी कंपनी की मैनेजमेंट ये सोच रही है कि हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब ये हैवी डिसीजन है, इसमें बहुत पैसा लगेगा, तो कैसे लिया जाएगा ये डिसीजन। पर्ची डालेंगे राजा मंत्री चोर सिपाही वाली, या पुगम करेंगे, क्या करेंगे, या सिक्का उछालेंगे। अरे भैया, रिकॉर्ड्स को देखेंगे, रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे कि पैसा है या नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन हमारा बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैनेजमेंट की मदद करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बेटा अकाउंटेंट का या अकाउंटिंग का। ठीक है, मैनेजमेंट की मदद करना। तीसरा, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट या लॉस। देखो, बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो बड़े कीन होते हैं ये जानने में, बड़े इच्छुक होते हैं ये जानने में कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल जा भी रहा है या नहीं, हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताना है जी। प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि आप धीरे धीरे पढ़ोगे मेरे साथ थ्रू आउट द ईयर। चौथा, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना। ना सिर्फ प्रॉफिट या लॉस, बल्कि ओनर को यह भी पता लगाना होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कहां स्टैंड करते हैं हम, आज की रेट में हमारी नेटवर्थ क्या है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। और पांचवा ऑब्जेक्टिव, जो कि प्रोसेस में भी लास्ट बात थी, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये वही बात हो गई कम्युनिकेटिंग वाली, है ना, कम्युनिकेटिंग। तो रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना भी हमारा एक उद्देश्य है। तो ये 5 मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी हैं, अगर आप टीएस ग्रेवाल पढ़ोगे तो उसमें भी हैं, डीके गोयल में भी हैं, तमाम किताबों में के अंदर ये टॉपिक कॉमन पाया जाता है। ठीक है, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा सा पानी पी के दिखाएंगे आपको, क्योंकि पानी भी जरूरी है। अब बात करते हैं फंक्शंस। अब कई बच्चों को बेसिकली समझ में नहीं आता कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं तुझे पढ़ा सकूं, उसके लिए मैंने एक फंक्शन परफॉर्म करा कि मैं अपने स्टूडियो के अंदर आया और मैंने तेरे लिए क्लास रिकॉर्ड करी। तो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, मैनेजमेंट को मदद करनी है, डिटरमाइन करना है प्रॉफिट या लॉस, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके लिए मुझे ये सब फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, आपको एक किताब बनानी पड़ेगी जिसका नाम है जर्नल, या फिर आपको कैश बुक मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना, या फिर आपको अदर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, जिससे आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे। फिर दूसरा एक आपका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना, है ना, प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना। ये कैसे होगा, ये सब होगा बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनानी पड़ेंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, हम पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है ना, हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये सब आपके फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर एक फंक्शन है आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब आपका कितना टैक्स बन रहा है, कितना जीएसटी बन रहा है, सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करना। अगला कम्युनिकेट करना, ये पहले भी था तो ये कॉमन हो गया। कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश करना जनरल पब्लिक के लिए भी,
है ना, अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश करना। आज की डेट में अगर आप गूगल खोल के देखो तो आप जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, आप उन सबकी बैलेंस शीट वगैरह सारे रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और अगला बेटा मैनेजमेंट को असिस्ट करना। ये सारे मैंने आपको फंक्शंस बता दिए। तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कॉमन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी मिल गया, फंक्शन में भी मिल गया, फिर आगे एडवांटेज पढ़ाऊंगा वहां भी मिल जाएगा। अब एडवांटेजेस पे आई गए हम। ये देखो अकाउंटिंग के, देखो भाई सब कितने सारे एडवांटेजेस हैं। हा, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। अब इतने सारे एडवांटेजेस मैं आपको पढ़ाऊंगा, कितने हैं ये, करीब करीब 10 एडवांटेजेस मैं आपको पढ़ा के भेजूंगा यहां से। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो राइट एनी 4 एडवांटेजेस, तो कोई से भी 4 लिख देना, या फिर एक एमसीक्यू आएगा उसमें 3 एडवांटेज होंगे, चौथा कुछ अलग ही होगा, तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो खैर एडवांटेजेस मतलब अकाउंटिंग के फायदे क्या होते हैं, तो फायदे तो हैं ही, तभी तो तूने कॉमर्स लिए। फायदे नहीं होते तो कॉमर्स थोड़ी लेता, है ना जी। तो सबसे पहला जी, हमें बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कितनी आज की डेट में हमारी कैपिटल है, कितना हम प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग पाती है अकाउंटिंग की वजह से। तो अकाउंटिंग का फायदा ही तो हुआ ये। दूसरा, मैनेजमेंट को मदद मिल पाती है, ये मैंने पीछे भी बताया आपको, हमारे रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट के काम में आते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सुंदर एडवांटेज जो है वो है रिप्लेसेस मेमोरी। आपका जो बेस्ट इंप्लॉय भी होगा ना, जो सबसे ज्यादा बढ़िया इंप्लॉय भी होगा ना, उससे भी अगर आप पूछोगे ना कि बता 5 दिन, पिछले 5 दिन में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं हमारे बिजनेस में, वो नहीं बता पाएगा भाई। कहां से बता देगा। तुम्हें याद है 4 दिन पहले डिनर में क्या खाया था तुमने, नहीं याद, तो कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे याद रख लोगे। तो आपकी मेमोरी जो है उसमें आप अच्छे अच्छे गाने याद करो, कविताएं याद करो, बिजनेस ट्रांजेक्शन याद मत करो। बिजनेस ट्रांजेक्शन तो आपको अकाउंटिंग बता देगी। तो आपकी मेमोरी रिप्लेस हो सकती है इससे। मेमोरी रिप्लेस होने का मतलब कुछ और नहीं है, मेमोरी रिप्लेस का मतलब है कि आपको हर चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आप अकाउंटिंग कर रहे हो। चौथा, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी पे मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन। अब कंपैरिजन दो तरह का होता है, एक होता है इंटर फर्म कंपैरिजन और एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। फर्ज करो आपके मन में आया कि यार मुझे कंपेयर करना है कि मैं पिछले साल के मुताबिक इस साल इंप्रूव करा है मैंने कि नहीं करा। मैंने 2025 के हिसाब से 2026 में इंप्रूव करा है कि नहीं करा। तो 2025 के रिकॉर्ड्स देख लो और 2026 के रिकॉर्ड्स देख लो और आपस में कंपेयर कर लो, हो गया कंपैरिजन। कंपैरिजन इजी हो गया ना, क्योंकि तब भी आपने अकाउंटिंग करी थी और आज भी आपने अकाउंटिंग करी है, कर लो कंपैरिजन। या फिर आपको लगता है कि यार मुझे खुद का कंपैरिजन खुद से नहीं करना बल्कि किसी दूसरी कंपनी से करना है, यानी कि मेरे को ये चेक करना है कि एक्स कंपनी और वाई कंपनी दोनों ही 2026 के अंदर इनका प्रॉफिट कितना आया है। तो भैया यहां भी अकाउंटिंग हो रही है, यहां भी अकाउंटिंग हो रही है, कर लो कंपैरिजन। कंपैरिजन इजी किसने कराया, कंपैरिजन इजी किसकी वजह से हो पाया, अकाउंटिंग की वजह से हो पाया, है कि नहीं दोस्त। तो ये भी एक एडवांटेज है। अगला है जी फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। अब इसका मतलब क्या है, यार तुम्हारा कितना टैक्स बनेगा वो डिपेंड करता है तुम्हारी इनकम पे, और इनकम तुम्हें तभी पता चल पाएगी जब तुमने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे होंगे और अकाउंटिंग करी होगी। तो अकाउंटिंग की वजह से अपने टैक्स को कैलकुलेट करना और टैक्स की पेमेंट्स कर पाना, फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो या किसी और प्रकार का टैक्स हो, ये आसान हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। ये भी फायदा है अकाउंटिंग का। और अगला है जी फैसिलिटेट्स लोन्स। जब आप बैंक में जाते हो ना लोन लेने, तो बैंक वाले ऐसे नहीं देखते कि अरे हाय हाय कितना हैंडसम आदमी है, ये ले 10 करोड़ रुपए का लोन ले ले। ऐसे नहीं मिलता लोन। आपको अपने रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ेंगे, आपको अपनी अकाउंटिंग दिखानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, आपको अपनी क्रेडिट वर्दीनेस दिखानी पड़ेगी। नाउ व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस, ये बता देता हूं मैं आपको। बेटा क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है उधार चुकाने की क्षमता। आपके अंदर डू यू हैव द एबिलिटी टू रीपे योर डेट और नॉट।
तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा। तो वो अकाउंटिंग की वजह से ही पॉसिबल है। हम अकाउंटिंग शो कर देंगे, रिकॉर्ड्स दिखा देंगे, ये लो जी हमारे रिकॉर्ड्स, देख लो अपने आप। ठीक है, चलो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एविडेंस इन कोर्ट। आपका एक रेगुलर सप्लायर है जिससे आप रेगुलरली माल खरीदते हो अपनी दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसने आपके ऊपर केस ठोक दिया। क्यों भाई? क्योंकि उसे लग रहा है कि एक दिन एक पेमेंट थी 1 लाख रुपए की जो आपने शायद नहीं करी है, लेकिन आपको पता है कि आपने वो 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी थी। उसे लग रहा है कि आपने पेमेंट नहीं करी, क्योंकि वो गधा रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता, लेकिन हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो अगर हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो हमारे पास एविडेंस मिल जाएगा। हम किताबें पलटेंगे, हमें वो ट्रांजैक्शन दिख जाएगी। हम जज के मुंह पे फेंक के मारेंगे कि ये लो जज साहब, भगाओ इसे बाहर। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है? हो सकता है मैं, अब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे निर्वाणा अचीव करना है, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे बस जाना है, तो मैं अपने बिजनेस को बेचना चाहता हूं, मैं अपने चलते हुए बिजनेस को ही बेचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी चलती हुई दुकान जो बढ़िया चल रही है उसे आके कोई खरीद ले और वो चला ले मेरी दुकान, मैं तो संन्यास ले रहा हूं। तो अगर कोई मेरे बिजनेस को खरीदेगा तो उसे देखना होगा ना कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। क्या पता मैं उसको चूना लगा के जा रहा हूं, क्या पता मुझे संन्यास लेना ही ना हो, मुझे थाईलैंड जाना हो। तो अगर कोई मेरा बिजनेस खरीदेगा तो उसे तो पता होना चाहिए ना कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो वो कैसे पता लगेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिखा दूंगा मैं कि ये देख छोटू, 2025 में मेरा प्रॉफिट देख कितना था, 2024 में देख कितना था। अब वो मेरा बिजनेस खरीद लेगा। और दूसरा ये भी कि वो मेरा बिजनेस कितने में खरीदेगा, जितनी मेरी आज की रेट में बिजनेस की वर्थ होगी, जितनी मेरे बिजनेस की औकात होगी, उतने में खरीदेगा वो। तो वो भी रिकॉर्ड से ही पता चल पाएगा। 9th, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। कई बार हमारे बिजनेस की हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि हमारे कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हम इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब एक ऐसा आदमी जिसके कर्जे बहुत बढ़ गए, जिसकी एबिलिटी बहुत ना के बराबर हो रखी है कर्जा चुकाने की। तो इंसॉल्वेंसी के केस में हमारे रिकॉर्ड्स ही तो हमें बताएंगे कि हमारा कितना कितना पैसा कहां कहां पड़ा है आज की डेट में, क्योंकि हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं। वरना बिना रिकॉर्ड्स मेंटेन करे पता क्या होता है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे सामने बदकिस्मती से, मतलब भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा, पर वो इंसॉल्वेंट हुए हैं। तो जो लोग पैसा मांगने वाले थे वो तो बड़ी जल्दी उनके घर पे आ जाते थे, लेकिन जिनसे उनको पैसा लेना था वो भटकते भी नहीं थे घर के आसपास। कई बार ऐसा होता है। एक हमारे अंकल जी थे, मेरे पापा के बहुत बहुत ट्रू फ्रेंड थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो अपने अंतिम दिनों से पहले इंसॉल्वेंट टाइप हो गए थे। तो उनके घर पर यार जिन्होंने पैसा लेना है वो तो अंकल की डेथ के बाद भी आते रहे, लेकिन जिन्होंने अंकल को देना था पैसा वो दिखे भी नहीं। रिकॉर्ड्स होना जरूरी है। खैर, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। सपोज आप ये डिसीजन लेते हो कि शिवम भैया के साथ पार्टनरशिप करनी है। अब शिवम भैया तो बड़े तेज हैं, हो सकता है आपको धोखाधड़ी कर दें, कुछ घपलेबाजी कर दें। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको हेल्प मिल जाती है अगर आप अकाउंटिंग करते हो। आपको डरना नहीं होगा, आपको ये रहेगा कि नहीं यार सारी चीज का रिकॉर्ड मेंटेन्ड है कि कहाँ बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं बेटा अकाउंटिंग के। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। अकाउंटिंग के नुकसान, हाँ होते हैं अकाउंटिंग के नुकसान। हर चीज के फायदे नुकसान है भाई, हर चीज के। पानी के भी होंगे, पता नहीं। लिमिटेशंस मतलब अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस। वैसे तो देखो अकाउंटिंग बहुत काम की चीज है, तभी तो तुम्हें पढ़ाई जा रही है, लेकिन स्टिल अगर हम अकाउंटिंग के नुकसानों के बारे में बात करें भी तो कुछ नुकसान डेफिनेटली सामने आते हैं। सबसे पहला नुकसान ये कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी पूरी तरह से एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर में कई सारी चीजें एस्टिमेटेड बेसिस पे करनी होती है। जैसे आपने एक चीज सुनी होगी, डेप्रिसिएशन करके आपने एक शब्द सुना होगा, सुना है ना? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा कि हमारी किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना। ठीक है, हमारी किसी एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर हमारी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ रही है तो कितनी गिरावट आ रही है?
कितनी गिरावट आ रही है, कैसे पता लगेगा? सोचो, मैं अगर ये फोन मैंने सपोज 1 लाख रुपए का लिया है और 1 साल हो गया, तो आज इस फोन की वैल्यू में कितनी गिरावट आई है? 10,000, 15,000? मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता ना यार, तो मुझे एस्टिमेटेड बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करना होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग कभी फुली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ऐसी एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। ये पढ़ोगे आप मेरे साथ। बैड डेट्स मतलब हमारा पैसा डूबा। तो कई बार क्या होता है, हम बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं। बताता हूं, घबराओ मत। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि आपका एक कस्टमर पैसा नहीं देगा, तो आप पहले से ही अपना नुकसान घोषित कर देते हो, लेकिन अभी एक्चुअली नुकसान हुआ तो नहीं है ना। तो कई बार हम इतने एडवांस हो जाते हैं अकाउंटिंग में, कई बार हम इतनी चीजें अपने एस्टिमेट के हिसाब से लगाते हैं कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो पाती। तो ये अकाउंटिंग का नुकसान है। अगला अगला है जी, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस में जो फर्क आ रहा है उसे इग्नोर कर देती है। मैं आपको बताता हूं, अगर पिछले साल भी आपका प्रॉफिट 100 रुपए का था और इस साल भी आपका प्रॉफिट 100 रुपए का है, तो अकाउंटिंग तो ये बोलेगी कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हम ऊपर गए ना हम नीचे गए, है ना। पिछले साल भी प्रॉफिट 100 रुपए का था और इस साल भी प्रॉफिट 100 रुपए का है, तो अकाउंटिंग तो यही बोलेगी कि हमारा प्रॉफिट बिल्कुल सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? मैं तो कहूंगा आप डाउन गए हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट पिछले साल के बराबर है, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई ना, प्राइस लेवल में तो चेंज हो गया ना। पिछले साल तो 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था, अब तो नहीं आ रहा। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अगला है जी, अकाउंटिंग में कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे लगता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप एक ऐसे नुकसान को दिखा रहे हो जो अभी हुआ भी नहीं है, तो ये अनरियलिस्टिक ही तो है। और एक और चीज, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ये भी है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है, आपकी अगर एक एसेट है 100 रुपए की, तो आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन आपका जो इंप्लॉई इतना शानदार काम कर रहा है जिसकी वजह से आपको लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस इंप्लॉई को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंप्लॉई की मनी के टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं है ना यार। इसलिए अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। और पांचवा, अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। देखो, अकाउंटिंग क्योंकि पूरी तरह से एग्जैक्ट तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं लूप होल है अकाउंटिंग के अंदर, जिससे हम विंडो ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? क्या विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है खिड़की पे खड़े होकर कपड़े बदलना? नहीं, विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं होता। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना। बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। यानी कई बार हम अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज में ऐसा हेर फेर करते हैं कि हम एसेट्स को ज्यादा और लाइबिलिटीज को कम दिखा देते हैं, सो दैट हमें लोन जल्दी मिल जाए। तो यह अकाउंटिंग का एक नुकसान है कि अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग। अब है जी रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। आमतौर पर मैंने आपको बताया अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, प्रोसेस भी मैंने आपको बताई अकाउंटिंग की, एक दो क्वेश्चंस भी हमने देखे। अब एक बिजनेस को खड़ा करने में, एक बिजनेस को मजबूती देने में अकाउंटिंग का क्या रोल है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो यार, बिजनेस जो है ना, बिजनेस को सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स, अगर आपने किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करा, चाहे आप कितना ही प्रॉफिट कमा लो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा प्रॉफिट है कितना। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर पाते हैं बेटा, जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा, मैनेजमेंट को मदद मिल पाती है। मैनेजमेंट को मदद मिलेगी तो मैनेजमेंट के डिसीजंस बेटर हो जाएंगे, और जितने बेटर डिसीजंस उतना ही बेटरमेंट आपके बिजनेस का होगा। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। फिर आप कंपैरिजन कर पाते हो, चाहे इंटर फर्म कंपैरिजन करना हो, चाहे इंट्रा फर्म, पीछे बताया था। आप पिछले साल के मुताबिक, दूसरे से तो कंपैरिजन खैर क्या ही करेंगे, खुद से ही कंपैरिजन कर लो पहले, है ना। अपना कंपैरिजन खुद से ही कर लो कि यार पिछले साल के मुताबिक इस साल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हुई है कि नहीं हुई है। फिर कोर्ट में हमें काम आ पाती है अकाउंटिंग। कोई डिस्प्यूट अगर हो गया हमारा किसी सप्लायर के साथ, किसी कस्टमर के साथ, या इवन अपने एम्प्लॉय के साथ भी, तो कोर्ट में हम एविडेंस के तौर पर दिखा सकते हैं कि ये देख रिकॉर्ड्स, मेरे को मत चला। ठीक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। उसके बाद सर आगे चलते हैं, और अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज,
द थ्री पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के तीन पिलर्स, तीन स्तंभ अकाउंटिंग के, जिन्हें हम अकाउंटिंग की ब्रांचेस भी कहते हैं। अगर अकाउंटिंग एक पेड़ है तो उस पेड़ की ब्रांचेस हैं। तो द थ्री पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 1 से 1.5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, जब हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं सो दैट हमें पता लग पाए कि यार हमारे को किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, बेसिक प्रॉफिट लॉस का पता लगाना, उस अकाउंटिंग की शाखा को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहीं दूसरी आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट के अंदर हर एक चीज प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है आपकी कंपनी में ये बॉटल्स बनाई जाती हैं, तो इस बॉटल को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी लागत लग रही है इस बॉटल को बनाने में, क्योंकि आपको लग रहा है कि बॉटल को बनाने में सिर्फ प्लास्टिक ही लगा है, लेकिन मुझे इस बॉटल को देखकर कुछ इंप्लॉइज भी ध्यान में आ रहे हैं। कुछ इंप्लॉइज रहे होंगे ना, कुछ वर्कर्स रहे होंगे ना, जिन्होंने इस बॉटल को बनाने में मदद करी होगी, तो उनकी सैलरी भी तो जुड़नी चाहिए ना कॉस्ट के अंदर। इस अकाउंटिंग के इस पहलू को हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ही होती है। इवन कॉस्ट अकाउंटिंग भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से ही होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक और चीज मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल वर्ल्ड के लिए होती है। यानी हमारी बिजनेस की बाहरी दुनिया भी यूज करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, और हमारे जो अंदर के लोग हैं वो तो यूज ऑफ कोर्स करते ही हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये होती है फॉर इंटरनल यूज ओनली, ऑफ कोर्स फॉर इंटरनल यूज। अब तुम्हें प्लास्टिक बॉटल बनाने में कितने की पड़ रही है वो तुम बाहर पब्लिश कर दोगे क्या, कि हमें तो 40 रुपए की पड़ रही है लेकिन हम 100 का बेचते हैं, ये पब्लिश करेंगे हम? ऐसी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है, शेयर प्राइस ना हिल जाए, ठीक है ना। फ्यूचर में इन्वेस्टर से कैसा पैसा बटोरें, फ्यूचर में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें कि नहीं करें, नए बिजनेस वेंचर्स में हाथ डालें कि नहीं डालें, इसके लिए हमें मदद लेना होता है ऑफ कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों का। तो डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग करने के लिए जो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये सब भी आप पढ़ोगे लेकिन हायर स्टडीज में, 11th में तो नहीं पढ़ोगे। 11th में बाकी मैं आपको बता दूं अभी आपका जो कोर है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो इस पेज से पहले और इस पेज के बाद मैं जो कुछ भी बता रहा था वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में ही बता रहा था। चलते हैं सर आगे। यहां पर मैंने लिख भी दिया है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये लो मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा लिखा है मैंने, और ये मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में लिखा है। अब चलते हैं आगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने सुना भी होगा इसके बारे में, और आपने सुना नहीं तो पढ़ा तो डेफिनेटली होगा। आपकी बुक के कवर पेज पे क्या लिखा है? आपकी बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आ रहा है उसके अंदर वर्ड। तो ये बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? सर ये जो बुक कीपिंग है क्या वो अकाउंटिंग ही है? क्या वो अकाउंटिंग का ही दूसरा नाम है बुक कीपिंग, या बुक कीपिंग अलग चीज है? अलग चीज है भाई साहब, अलग चीज है बुक कीपिंग। बताऊंगा क्या होता है, और अकाउंटेंसी क्या होता है ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी पहले के लिए मैं आपको बताऊं बुक कीपिंग क्या होता है। बेटा अकाउंटिंग ही बुक कीपिंग है, बस ये है कि पहले के जमाने में जो स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड था। पहले के जमाने में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का स्कोप था वो बड़ा लिमिटेड था, इसलिए उसको हम बुक कीपिंग कहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, बिजनेसेस बढ़े, बिजनेसेस ने ग्रो करा, कंपनियां बनी, मल्टीनेशनल कंपनियां बनी, तो बुक कीपिंग धीरे धीरे अकाउंटिंग बनने लगी। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, अकाउंटिंग की मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, मेजर करना उनको मनी के टर्म्स में, फिर उनको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर आगे समराइज करना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, कम्युनिकेट करना। तो जो पूरी प्रोसेस है, अगर आप वहां पर सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक अपना काम करते हो तो उतने पार्ट को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो यस, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट। बुक कीपिंग किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग पूरी प्रोसेस है, पूरी कर ली तो अकाउंटिंग, और बीच में रुक गए तो उतना कहलाएगा बुक कीपिंग। खत्म होगी बात।
तो अकाउंटिंग होल है और बुक कीपिंग उसका पार्ट है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी बुक कीपिंग के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, बस। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग का ही एक एक्सटेंशन है, एक एडिशन है, कि यहां पर क्लासिफाइंग तक का सारा काम तो होगा, लेकिन यहां पर हम समराइजिंग भी करेंगे ताकि सामने वाले को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। फिर उसके बाद हम कम्युनिकेट भी करेंगे यूजर्स तक, हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो वो अकाउंटिंग बन जाएगी। आपके यूटी में और मतलब कोई भी एग्जाम हो, ये डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो स्टेज बुक कीपिंग ऑफ कोर्स प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। अकाउंटिंग क्योंकि शुरू ही वहां होती है, असल अकाउंटिंग तो शुरू ही वहां होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस में जब हम रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग तक का काम कर रहे होते हैं, तो तब तक तो हम बुक कीपिंग ही कर रहे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, कम्युनिकेट करना। समझ रहे हो? बुक कीपिंग करने से आप सिर्फ कभी प्रॉफिट या लॉस नहीं पता लगा पाओगे, उसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटिंग करने में ही आप समराइजिंग करते हो और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन वगैरह निकालते हो। आगे सर, बुक कीपिंग तो डेली करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो डेली हो रही है, लेकिन हाँ प्रॉफिट या लॉस का पता हम डेली नहीं लगाते। तो अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल जॉब है और वो बड़ी डायनेमिक है, वो आप कभी कभी करते हो, वो डेली नहीं करते, रूटीन वर्क नहीं होता अकाउंटिंग। परफॉर्मेंस, बुक कीपिंग आसान काम है, तो ज्यादा ट्रेंड लोग नहीं चाहिए बुक कीपिंग के लिए, लेकिन अकाउंटिंग जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो आपको ट्रेंड पढ़े लिखे लोग चाहिए। इसके बाद लेवल ऑफ स्किल्स, ऑफ कोर्स मैकेनिकल चीज है बुक कीपिंग, जैसे लकड़ी काटना है ना, मैकेनिकल लगे हुए वही काम डेली, ऐसी है बुक कीपिंग, ठीक है ना। लेकिन अकाउंटिंग जो है उसके अंदर आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, अपना दिमाग लगाना पड़ता है इंटरप्रिटेशन के लिए। सर ठीक है, बुक कीपिंग समझ में आ गई, अकाउंटिंग समझ में आ गई, अब ये अकाउंटेंसी क्या चीज है जो इतनी देर से मैं कर रहा हूं ना इस कमरे में, इस स्टूडियो में, वो अकाउंटिंग है। जो इतनी देर से मैं कर रहा हूं वो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी। क्योंकि इस वक्त कोई बिजनेस तो नहीं चल रहा मेरा और तुम्हारा, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो, मैं तो बस आपको पढ़ाने की, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं ना अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग की जो नॉलेज है उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इज क्या? अकाउंटेंसी इज क्या? द नॉलेज, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ, बोलो ना, अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी जब एक सब्जेक्ट मैटर की तरह हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग को, तो वो अकाउंटेंसी कहलाता है। तो जो ये सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हो वो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, जिसका सीबीएसई के अंदर कोड है 055। आ रही बात समझ में? लेकिन आगे चल के जब हम हायर स्टडीज में पढ़ते हैं तो रहता वो सब्जेक्ट ही है, लेकिन नाम हम उसको अकाउंटिंग ही बोल देते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चल जाता है। इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने आपको। आगे चलते हैं मालिक, ये भी हो गया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, और ये जो मैं बताऊंगा ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो यार, अकाउंटिंग के अंदर आपने इतनी देर से यही समझा कि अकाउंटिंग के अंदर क्वांटिटीज रिकॉर्ड होती हैं, क्वांटिटीज, रुपीज में चीजें रिकॉर्ड होंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स में चीजें रिकॉर्ड होंगी। लेकिन जो रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप मेंटेन कर रहे हो, उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज भी होनी चाहिए। वैसे तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़। लेकिन जो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करे, उन रिकॉर्ड्स के अंदर मुझे ये 4 खूबियां, 4 क्वालिटीज दिखनी चाहिए। सो दीज आर नोन टू बी द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये क्या है? सबसे पहला, रिलायबिलिटी। मैं आपके द्वारा, आप सपोज मेरे यहां अकाउंटेंट के तौर पर काम करते हो और मैं बिजनेस का ओनर हूं, या मैं एक आउटसाइड वर्ल्ड का बंदा हूं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं आपकी अकाउंटिंग पे रिलाय कर सकूं। ऐसी होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग कि मैं रिलाय कर सकूं। अब मैं रिलाय कब कर पाऊंगा?
जब आपने अकाउंटिंग एविडेंस के बेसिस पे करी होगी, जब आपने पर्सनल माथापच्ची उसमें नहीं लगाई होगी, जो जैसा है उसको वैसा ही अगर आपने दिखाया होगा, तो ही तो मैं रिलाय कर पाऊंगा ना आपके रिकॉर्ड्स पे। रिलायबिलिटी। आ रही बात समझ में? यानी कि आप एक अकाउंटेंट हो और अगर मैं दूसरे किसी अकाउंटेंट से भी रिकॉर्ड्स बनवाऊं तो वो भी सेम ही रिकॉर्ड्स बनाएगा, उसका भी प्रॉफिट सेम ही आएगा, तो आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल बनेगी, विश्वसनीय। ठीक है। दूसरा है जी रेलेवेंस। जो चीजें मेरे काम की हैं, जो मेरे लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जो मेरे लिए सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो मेरे काम की इंफॉर्मेशन है, वो मुझे दिखनी चाहिए आपके डेटा के अंदर। अगर मैं मालिक हूं और मैंने आपको अकाउंटेंट रखा हुआ है तो मुझे रेलेवेंट फिगर्स दिखनी चाहिए। बता भाई कितनी एसेट्स हैं, बता भाई हम पे कर्जा कितना है, हमारा इस साल का प्रॉफिट कितना है। तुमने ये सब तो रिकॉर्ड करा नहीं और आपने बाकी सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिकॉर्ड कर दिए, वो भी जरूरी है, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मैं क्या करूं यार, मुझे तो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है ना। तो जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वहां पर गिवन है या नहीं है। दूसरी ये क्वालिटी होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। और तीसरी तीसरी है जी अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे आती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी तब आती है जब आप आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में अपने रिकॉर्ड्स को पेश करते हो, तो आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे और मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा पिलर क्या है, कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा रूल क्या है कि मैंने जैसा समझाना चाहा आपने ठीक वैसा ही समझा। इसी को तो हम बोलेंगे बेस्ट कम्युनिकेशन। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि फिटेगा तू भी यार, तो ये मैंने जेन्युइनली पीटने के लिए थोड़ी बोला है। आप बाहर स्कूल के लड़के बुला के खड़े हो गए और मैंने बोला कैसे था, पिटेगा क्या तू। ये अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो आपने रिकॉर्ड्स जैसे पेश करे हैं, मैं उसको ठीक वैसे ही अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं लेमैन होने के नाते। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी लाने के लिए हम चीजों को बहुत ही सिंपल भाषा में लिखते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग। और चौथा कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए सर, यानी कि मैं कंपैरिजन कर पाऊं। कंपैरिजन मैं तभी कर पाऊंगा जब आपने 2025 के अंदर भी सेम मेथोडोलॉजी यूज करी होगी और 2026 के अंदर भी आपने सेम मेथोडोलॉजी यूज करी होगी, तभी मेरे लिए कंपैरिजन करना इजी हो पाएगा ना यार। कंपैरिजन गधे का गधे के साथ होता है, घोड़े का घोड़े के साथ होता है, गधे का घोड़े के साथ क्या कंपैरिजन। तो ये 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग की। क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान से सुन लेना। एमसीक्यू आता है और पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें चारों में से 3 बातें होती हैं, चौथी कुछ और ही बात होती है। ठीक है, ट्रेनेबिलिटी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, चौथी कुछ और ही बात होती है। तो ये 4 शब्द जो है टैटू करा लो आज ही। चलें आगे, चलो भाई। और अगर और बेटर समझना है तो ये चार्ट मुझे दिखा था एनसीईआरटी के अंदर, मैंने नहीं बनाया था, ये एनसीईआरटी के अंदर मुझे ये चार्ट दिखा था, बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप समझने की कोशिश करो। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला डिसीजन मेकर्स को जरूरत होती है अकाउंटिंग की, तो डिसीजन मेकर को अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए ताकि उनका डिसीजन यूजफुल साबित हो पाए उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी एक फीचर हो गया जो होना चाहिए आपकी अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी क्लियर। अंडरस्टैंडिंग के बाद, अंडरस्टैंडेबिलिटी के बाद क्या होना चाहिए सर? कंपेरेबिलिटी, जो मैंने आपको पीछे बताया था, यहां पर बताया था ना, कंपेरेबिलिटी। उसके बाद रेलेवेंस। रेलेवेंस के अंदर रेलेवेंट मेरे लिए रिकॉर्ड्स कब रहेंगे? जब मुझे टाइमली जो खबर मुझे चाहिए, जो मुझे मेरे बिजनेस से के रिकॉर्ड से चाहिए, वो मुझे टाइमली पता लग जाए, तो ही तो इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है यार। अगर मुझे 2026 के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो मुझे 2026 के रिकॉर्ड्स चाहिए ना, आप मुझे 2024 के रिकॉर्ड्स दे रहे हो, तो मैं 2026 में डिसीजंस कैसे ले पाऊंगा, है ना। फिर उसके अंदर आपका फीडबैक भी होना चाहिए एज एन अकाउंटेंट, आपका क्या फीडबैक है चीजों को लेकर, कि भैया इस साल अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन भी तो रहा होगा। वो रीजन, तो इसके लिए हम अकाउंटिंग बनाते वक्त हम बहुत सारे ना फुट नोट्स भी देते हैं। फुट नोट्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देनी है जो जरूरी है, जिससे डिसीजन मेकर के डिसीजन पे फर्क पड़ सकता है। और फिर डेडिकेटेड वैल्यू,
सारी वैल्यूज एकदम इंटैक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी फिगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला जी रिलायबिलिटी कैसे आएगी? रिलायबिलिटी तब आएगी जब मैं वेरीफाई करूं तो मैं सेम पाऊं और मेरे को फेथ हो, मेरे को विश्वास हो, फेथफुलनेस। तो 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मैंने आपको बताई, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। चारों पे ग्रीन टिक मैंने कर दिया। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब आगे। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो क्वेश्चन कैसा आता है वो आप जरा देख भी लो। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ो जरा इसको ध्यान से। कह रहा है विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर प्रेजेंट है, जिस भाषा में मैं समझता हूं उस भाषा में लिखा हुआ है और एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है, कोई उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो मेरे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। अरे ये तो आंसर ही आ गया, अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द आंसर, खत्म हो गई बात। तो चारों लिखी वही क्वालिटीज हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भाई अंडरस्टैंडेबिलिटी ही इसका आंसर है, ना रेलेवेंस, ना रिलायबिलिटी, ना कंपेरेबिलिटी। ठीक है, अगर यहां लिखा होता कि भाई कौन सी क्वालिटी झलकती है उस अकाउंटिंग के अंदर जिसके अंदर हमने पर्सनल जजमेंट नहीं लगाया, पर्सनल हमने बायस्डनेस नहीं लगाई, तो वहां पर हमारे रिजल्ट जो है वो रेलेवेंट बन जाते, सॉरी रिलायबल बन जाते हैं, जिसपे विश्वास कर सके हम। ठीक है, आगे यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं और कॉमन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं हर एक चीज को रिपोर्ट करने के लिए, तो उससे क्या बेटर हो पाएगा? कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस या रिलायबिलिटी? सर आप अगर कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एग्जांपल रुपीज में अगर आप मेजर कर रहे हो किसी चीज को, तो पिछले साल भी आपने रुपीज में मेजर करा था और इस साल भी आपने रुपये में मेजर करा है। ऐसा नहीं कि पिछले साल की इंफॉर्मेशन रुपये में थी और इस साल की डॉलर्स में हो गई। और आपने फॉर्मेट भी जैसा पहले बनाया था वैसे ही इस बार आपने फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट्स क्या होते हैं वो तुम अकाउंट्स की दुनिया में आ गए हो तो पढ़ते ही रहोगे अब पूरी जिंदगी। तो इससे मुझे लगता है कि कंपेरेबिलिटी इजी हो जाएगी, कंपेयर करना इजी हो जाएगा ना। रुपए का रुपए से कंपेयर करना आसान है, रुपए का डॉलर से करने के लिए पहले डॉलर को रुपए में लाना पड़ेगा। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको बताने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, यूजर्स मतलब अकाउंटिंग को यूज करने वाले लोग। कुछ लोग होते हैं ना जिनके काम में आती है अकाउंटिंग, तो वो लोग कौन होते हैं? उनको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग और एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोग। कई किताबें हैं जो इंप्लॉइज और वर्कर्स को एक्सटर्नल में रखती हैं, कई किताबें इसको इंटरनल में ही रखती हैं। जैसे अगर आप एनसीईआरटी को देखो तो इंप्लॉइज और वर्कर इंटरनल में ही आते हैं, टीएस में शायद ही एक्सटर्नल में आते हैं। तो अपनी किताब के हिसाब से देख लेना, कहीं तुम्हारे जो टीचर हैं वो इतने स्पेसिफिक हो इस चीज को लेकर कि इस चीज पे नंबर काट ले, तो मैं नहीं चाहूंगा अपने छोटे भाई बहन के लिए, है ना। खैर पढ़ाना शुरू करता हूं। ओनर्स और मैनेजमेंट, सबसे पहले तो इनको क्या क्या उखाड़ना है, मतलब इनको करना क्या है? ये देख रहे हो अंदर के लोग हैं सारे, इसमें कोई बाहरी जनता नहीं है। ये अपने फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, इंप्लॉइज वर्कर्स, ये हमारी मैनेजमेंट टीम हो गई, ये डिसीजन मेकिंग चल रही है। यार ओनर का पैसा लगा है बिजनेस के अंदर, तो उसको तो ये देखना ही होगा ना कि अकाउंटिंग कैसा परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, तो वो अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। मैनेजमेंट को क्या करना है? मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने हैं, तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। इंप्लॉइज और वर्कर्स को ये देखना है कि यार हमें काम से भगा तो नहीं दिया जाएगा, कॉस्ट कटिंग तो नहीं हो जाएगी, हमें फायर तो नहीं कर दिया जाएगा। हमारे बोनस का क्या, हमें बोनस मिलेगा दिवाली पे इस बार बढ़िया कि नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है और हम ठन ठन गोपाल की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए इनका अधिकार भी है कि इनको अकाउंटिंग दिखाई जाए। ठीक है, इसलिए बिजनेस को अपने रिकॉर्ड्स पब्लिश करने होते हैं, और ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग को। तो ये कुछ लोग हैं जो अकाउंटिंग को यूज करते हैं, इंटरनल लोग हैं, अंदर के लोग हैं। और कुछ होते हैं बेटा एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक्सटर्नल यूजर्स में आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विसेज, फीडबैक पोर्टल, गवर्नमेंट है, बैंक है, ये सब बाहरी दुनिया के लोग हैं। बाहरी दुनिया के लोगों को हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड्स का क्या करना है बताता हूं। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेटे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप क्या लेते हो? लोन लेते हो, राइट आंसर। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेना होता है,
तो लोन आपकी शक्ल देख के तो मिलेगा नहीं, आपकी शक्ल देख के तो हो सकता है आपको उल्टा पैसा देने पड़ जाए बैंक को। सो खैर, मजाक की बात अलग है। तो बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह का लोन आपको तभी देगा ना जब आपकी अंदर क्षमता होगी उस लोन को चुकाने की। तो वो क्षमता आप मुंह से बोलकर नहीं बताओगे, रिकॉर्ड्स के हिसाब से बताओगे। तो इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। फिर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल मतलब होने वाले इन्वेस्टर्स, जिसने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया वो तो ओनर ही बन गया। जो करने वाला है इन्वेस्ट, उसको ये देखना है कि ये कंपनी अब तक कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस कंपनी का शेयर खरीद रहा हूं, तो मेरा पैसा सेफ और सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, और मुझे टाइमली रिटर्न्स यानी डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब जिसने आपको क्रेडिट दिया है, जिसने आपको उधार दिया है, आपका सप्लायर, जिसने आपको माल उधार पे बेचा है। उसे सिर्फ इतना देखना है कि यार ये बंदा मेरा पैसा टाइम पे चुका पाएगा कि नहीं, इसे उधार दूं कि नहीं दूं। इसलिए वो आपकी अकाउंटिंग को यूज करेगा। गवर्नमेंट को पता है ना आपसे क्या चाहिए, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से जुड़ी हुई अथॉरिटीज को आपसे टैक्स चाहिए, इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होती है आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। पब्लिक इसलिए इंटरेस्टेड होती है क्योंकि पब्लिक वेली है, पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। पब्लिक ये देखना चाहती है कि भैया ये बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अगर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है। तो इसलिए बिजनेसेस की एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं टीवी पे एक ऐड देख रहा था बचपन में, तो कोई तेल था, कोई केश कांति करके कोई तेल था, जिसका 1% जाता है बच्चों की शिक्षा की ओर। सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज ने आज के दौर में हिंदुस्तान के अंदर कई स्कूल्स खुलवा रखे हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा रखे हैं, कई एजुकेटर्स ने भी हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं, पर यह सिस्टम उनके पीछे पड़ा हुआ है। खैर, रिसर्चर्स, रिसर्चर्स मतलब जिनको रिसर्च करना है, वेले लोग हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट मिला है तो उनको रिसर्च करना है। तुम्हें भी मिलेगा प्रोजेक्ट कि 5 कंपनीज के रिकॉर्ड्स चेक करो, कितने क्या ऐसे हैं क्या नहीं है, इस तरह का प्रोजेक्ट आता है 11th क्लास के अंदर। तो रिसर्चर्स को रिसर्च करनी है, इसलिए उनको चाहिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो ऑल दीज वर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑल राइट दोस्तों, अब हम बहुत एंड पे आ चुके हैं। अब मोटा मोटा अगर मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखूं तो कितने तरह की होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 तरह की होती है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट या फिर सरप्लस। ठीक है, प्रॉफिट पता लगाना है, सरप्लस पता लगाना है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता लगती है, इसके लिए आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वैसे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, इसके लिए आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट। साल के एंड में बनाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम ये बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। उससे हमें पता चल पाता है कि आज की डेट में हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना हमारा कैपिटल है। और तीसरा जो 11th क्लास में नहीं है लेकिन 12th में पढ़ाऊंगा मैं आपको, 12th में आएगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि बिजनेस में हमारे कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। कई बार होता है हम बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं लेकिन हमारे पास कैश नहीं होता, हो सकता है ना। तो इसके लिए हम बनाते हैं CFS। CFS बोले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं किसी बिजनेस के लिए। एक प्रॉफिट या सरप्लस बताने वाली इंफॉर्मेशन जो कि हमें इनकम स्टेटमेंट बताती है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं इसको। दूसरा, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता कौन है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती है बैलेंस शीट। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बनानी होती है। और तीसरा, कैश का फ्लो बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये अकाउंटिंग के मेजर 3 इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हमें अकाउंटिंग में प्रेजेंट करनी होती है। सो दोस्तों, ये एक वन शॉट वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। माय नेम इज शिवम लोटवानी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत क्या थोड़ी भी अगर अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ये पूरी सीरीज मां सरस्वती की कृपा से हमने शुरू करी है, तो इसको आगे तक लेके जाएंगे। तमाम चैप्टर्स के आपको वन शॉट्स देने की कोशिश करूंगा, ताकि रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी भी आए। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।